मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर, वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले दिन पलवशा दोपहर को वापस पहुंची। काफी खुश दिखाई दे रही थी। बोली, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम मुझे वापस यहीं मिलोगे। खाली चारपाई पर बैठते हुए उसने बगैर लगी लिपटी रखे कहा। मैं खामोशी से लेटा रहा। वो फौरन मतलब की बात पर आ गई। परसों अपना काम शुरू होगा। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोली, परसों सकलैन खान के बेटे की शादी है और सकलैन खान कबील खान का हलीफ है। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब है वहाँ कबील खान आएगा? उसने वसूख से कहा, बिल्कुल आएगा। मैं फौरन तैयार हो गया, फिर तो वहाँ जाना पड़ेगा। वो बोली, लेकिन ये याद रखना कि वो खबीस हर वक्त मुहाफिजों के नरगे में होता है। वैसे यहाँ उसके मुखालिफ भी तो मौजूद होंगे। मेरा मतलब है वो अकेला ही स्मगलर और दहशतगर्द तो नहीं है ना? वो बोली, बिल्कुल है, लेकिन उनमें एक भी ऐसा नहीं है कि खुलकर उसका सामना कर सके। सकलैन खान काफी बारसूख शख्स है, लेकिन उसके कबील खान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अलबत्ता संगदिल खान महसूद के आदमियों का उसके आदमियों के साथ 2-3 मरतबा फायरिंग का तबादला हो चुका है, पर बाद में सुलह भी हो गई। गो ये सुलह भी बस खानापुरी ही के लिए थी, लेकिन वो किसी और के लिए कबील खान के खिलाफ मैदान में नहीं उतर सकता। मैंने पूछा, तुम वजीर हो कि महसूद? वो मानी खेज लहजे में बोली, तुम्हें इससे क्या लेना देना कि मैं वजीर हूँ कि महसूद? मैं जलकर बोला, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कौम। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे किसी लड़की का कौम कबीला तब मालूम होता है जब वहाँ रिश्ते भेजने का इरादा हो, और हमारे यहाँ तो लड़की के वालिदैन बहुत ज्यादा रकम मांगते हैं। अम्मी जान तो मेरा रिश्ता देने के लिए 50 लाख से 1 रुपया कम न करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम अगर मुझसे शादी कर लो तब भी कबील खान की मौत के बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। मैं मुंह बनाते हुए बोला, तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। वो शोख लहजे में बोली, खुदकुशी की जहमत न करना, अपनी मौत का काम मुझ पर छोड़ दो। मैंने गुफ्तगू का रुख असल मौजू की तरफ मोड़ा। हम संगदिल खान महसूद के बारे में बात कर रहे थे। वो बोली, उसकी बात मुकम्मल हो चुकी है और अब कबील खान को ठिकाने लगाने का लाहे अमल सोचो। मैंने कहा, इस बारे में तुमने काफी कुछ सोच रखा होगा। वो बोली, हाँ, अगर वो सामने आ गया तो यकीन करो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करूंगी। मेरे मुंह से बेख्तियार फिसला, कोई बेवकूफी न करना। मेरे लहजे में शामिल फिक्रमंदी इससे ज्यादा खुद मुझे हैरान कर गई थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, इस बारे में मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। मुझे खुद भी एहसास हो गया था कि मैंने खामखा फालतू की बात कर दी है। उसका खुश्क लहजा सुनकर मेरी खिफ़त में इजाफा हो गया। मुझे खामोश पाकर बोली, शादी परसों है, इसलिए कल ही निकल चलेंगे। मैं इस मर्तबा भी खामोश लेटा छत में लगे शहतीरों को घूरता रहा। मेरी खामोशी भी उसे चुप पर आमादा नहीं कर पा रही थी। बोली, तुम शायद इसलिए परेशान हो कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। मैंने कहा, अगर तुम्हें जबान पर काबू रखना आता तो यकीनन तुम्हें साथ रखने के फैसले पर मुझे पछताना न पड़ता। वो हंसते हुए बोली, इसीलिए तो कहती हूँ, मुस्तकबिल के पछतावों से बचने के लिए तुम अम्मी जान से बात कर लो। मेरे कहने पर वो 50 लाख से चंद हजार कम करने पर राजी हो जाएंगी और मेरे लिए भी आसानी रहेगी कि कबील खान की मौत के बाद तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वैसे तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा है कि तुम खूबसूरत हो? उसने मेरी सरदार से की गई गुफ्तगू याद दिलाई। इतनी जल्दी अपने कहे अल्फाज खुद भूल गए। करवट बदलकर मैंने सर पर चादर रख ली। सिवाय बकवास करने के तुम्हें कुछ नहीं आता। वो जल्दी से बोली, बात सुनो, लेकिन उसे जवाब देना जरूरी न समझा। वो दोबारा बोली, राजा अजीशान हैदर साहब, उठ जाओ, बाजार तक जाना है। मैंने चेहरे से कपड़ा हटाने की जहमत किए बगैर कहा, तो मना किसने किया है, जाओ ना। वो मुसिर हुई, नहीं, तुम्हारा साथ जाना जरूरी है। मैंने कहा, फजूल गोई से परहेज करो, ये ना हो मैं सचमुच तुम्हें यहाँ से दफा हो जाने का कह दूं। वो बोली, जानी, पहले तुम मजाक में मुझे चले जाने का कह रहे थे, इसका मतलब हुआ कि मेरा अंदाजा सही है कि तुम शुरू से मुझ पर बुरी नजर रखते हो। मैं चिढ़ गया। पलवशा, फजूल गोई की कोई हद होती है। वो बोली, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरा नाम पलवशा खान वजीर है, बाकी बाजार तक तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं बिगड़ कर बोला, जबरदस्ती है क्या? वो बेतकल्लुफी से मेरी चारपाई पर बैठते हुए बोली, चलो ना। मैं उठकर उससे जरा फासला पैदा करते हुए बोला, तुम में लड़कियों वाली तो कोई बात है ही नहीं। वो इत्मीनान से बोली, तो मैंने कब कहा कि मैं लड़की हूँ? मैंने कहा, क्या तुम्हारे बाल छोटे करवाने, जेवर न पहनने या मर्दाना लिबास इस्तेमाल करने से तुम लड़का बन जाओगी? वो बोली, राजा साहब, ये इखलाक सुधारने का काम मेरे बड़ों के लिए छोड़ दो और उठो, मेरे साथ बाजार तक चलो। मैंने कहा, कल से तुम जाने कहां कहां से घूम फिर कर आ रही हूँ, बाजार तक अकेले जाने में क्या कबाहत है? मेरे सवाल का जवाब वो गोल कर गई, तुमने चलना है कि नहीं? मैंने कहा, अगर मैं न कहूँ तो? वो बोली, तो फिर मैं उस वक्त तक कहती रहूंगी जब तक तुम मेरे साथ चल नहीं पड़ते। मैंने पाँव में चप्पल डालते हुए तल्ख लहजे में कहा, सुना था औरतें मुसीबत और परेशानी का दूसरा नाम है। वो मुंह बनाकर बोली, ये बात बीवियों के मुताल्लिक कही गई है और मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मैंने कहा, औरत तो हो ना? वो बोली, नहीं, तुम्हारे लिए औरत भी नहीं हूँ, मर्द हूँ। अगर शक है तो मैदान में आ जाओ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, यकीनन तुम्हारे जबड़े ठीक हो गए होंगे।
बोली बड़ा तंज कर रहे हो, बंदी हुई लड़की पर तशद्दुद करना यकीनन एक कारनामा ही था। मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अच्छा अब अपनी टेंटें बंद करो और चलो। उसने खामोशी से मेरी तकलीद में कदम बढ़ा दिए। मेरी तल्ख और तंजिया बातों का उस ढीठ पर कोई असर नहीं हुआ था। मैंने बैठक का दरवाजा ताला करते हुए पूछा, तुमने मेरा पिस्तौल वापस नहीं किया? वो बेपरवाही से बोली, तुम दूसरा खरीद लो। मैंने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, जानती भी हो उसकी कीमत क्या है? बोली, जानती हूँ तो वापस नहीं कर रही ना। उसके लहजे में शामिल इत्मीनान मुझे तपा गया था। मैंने कहा, फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना कीमती पिस्तौल मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा? उसने इंकशाफ किया, ये मेरा मुआवजा है। मैं हैरानी से उछल पड़ा, क्या? तुम्हारी मिन्नतें सुनकर तुम्हें साथ रखा और अब तुम्हें मुआवजा चाहिए? वाह क्या बात है। बोली, तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? हर आदमी नौकरी के हुसूल के लिए नौकरी देने वाले की मिन्नतें करता है। मैं गहरा सांस लेते हुए खामोश हो गया। बाजार में घुसते ही उसने एक हज्जाम की दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने बाल छोटे करवाने हैं। मैंने कहा, अब कौन से बड़े हैं? बोली, नहीं, अगर मेरे बाल थोड़े से और लंबे हो गए तो मैं बिल्कुल लड़की लगने लगूंगी। मैंने कहा, तो क्या? बोली, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। वो हज्जाम की दुकान की तरफ बढ़ गई। बूढ़े हज्जाम को उसने बाल छोटे करने का कहा। मैं खामोशी से एक जानिब बैठ गया। बाल बनवाते ही वो मुझसे मुखातिब हुई, हज्जाम चाचा को पैसे दो। कड़ी नजरों से उसे घूरते हुए मैंने 50 का नोट हज्जाम की तरफ बढ़ा दिया। दुकान से बाहर आते ही वो कहने लगी, मुझे शादी के लिए नए कपड़े लेकर दो। मैं जानता था कि उसे मतून करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसके बावजूद खामोश नहीं रह सका था। कहा, कल तुम्हें 20,000 दिए थे, वो कहाँ हैं? बोली, जानते हो तुम्हारी मिसाल बिल्कुल उस बकरी की सी है जो दूध तो देती है मगर मेंगनियां डालकर सारा मजा किरकिरा कर देती है। मैंने कहा, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है, जाओ नहीं खरीदता। बोली, ठीक है वापस चलो। वो बैठक की जानिब मुड़ गई। मुझे हल्की सी नदामत तो हुई मगर मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रस्ते में हम खामोशी से चलते रहे। बैठक में दाखिल होते ही वो तो गुस्ल खाने में घुसकर नहाने लगी और मैं चारपाई पर जाकर लेट गया। गुस्ल खाने से बरामद होकर वो भी खामोशी से चारपाई पर आकर लेट गई। चंद लम्हों के बाद मेरा नाम लिए बगैर उसकी दुख भरी आवाज आई। अम्मी जान और मेरा छोटा भाई पिछले 8-9 साल से रिश्ते के एक मामू के घर पर रह रहे हैं। मामू खुद भी गरीब हैं। अम्मी जान ईद उल फित्र पर कपड़ों का एक जोड़ा खरीदती हैं और पूरा साल उसी में गुजारती हैं। छोटे भाई ने शायद ही खिलौने का मुंह देखा हो, तुमसे इसीलिए बेगैरत होकर पैसे मांगे, हालांकि तुम जैसे आदमी से पैसे मांगना अपनी अना के गले पर छुरी चलाने के मुतरादिफ है। और अब नए कपड़ों का भी इसलिए कह रही थी कि कल सकलैन खान के बेटे की शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, कम से कम हुलिया तो बारातियों वाला हो। उसकी बात सुनकर मुझे शदीद नदामत महसूस हुई, मगर नदामत जाहिर किए बगैर मैंने गुस्से से कहा, तो ये बकवास पहले भी की जा सकती थी। वो तुर्की बतुर्की बोली, तो अब कर दी है ना। मैंने कहा, अच्छा चलो उठो। मैं दोबारा उठ बैठा। गो मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब वो मेरे साथ चलने पर तैयार होगी, मगर वो बगैर कुछ कहे मेरे साथ जाने पर राजी हो गई। वो ऐसी ही थी, फजूल नाराजी में वक्त जाया नहीं करती थी, या शायद उसे अपनी अहमियत का अच्छी तरह अंदाजा था। सकलैन खान के बेटे की शादी में जाने के लिए कमांडर अब्दुल हक की मोटरसाइकिल हमारे काम आई थी। वहाँ तक जाने के लिए हमें अलाम खेल से गुजरकर जाना पड़ा। उसके गांव का नाम डम्बरियानी था। उसकी बैठक किसी वसीओ अरीज हवेली से भी ज्यादा रकबे में फैली हुई थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। भारी भरकम तनोतोष का मालिक सकलैन खान हमें बैठक ही में अपने आदमियों के झुरमट में नजर आया। हमें खंदा पेशानी से खुशामदीद कहते हुए उसने एक मुलाजिम को खाना लाने का हुक्म दिया। दोपहर का वक्त होने की वजह से उसने हमसे पूछने की जहमत ही नहीं की थी और न ये पूछा था कि हम कहां से आए हैं। उस इलाके की खूबियों में एक बड़ी खूबी मेहमान नवाजी है। मुलाजिम हमें एक कमरे में ले गया जहां कुछ और लोग भी खाने में मशगूल थे। खाना खाकर हम बाहर आए और सकलैन खान की सजाई हुई महफिल में बैठ गए। वहां उसके मुहाफिजों के अलावा और भी काफी लोग मौजूद थे। उस वक्त जोरों शोर से ये बहस चल रही थी कि कल किस गवैये को बुलाया जाए। उसमें करीबन तमाम आदमी अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। सकलैन खान ने हम दोनों से भी पूछा। जवाबन पलवशा ने एक खातून गुलकारा का नाम ले दिया। रात का खाना वगैरह खाकर जब मकामी लोग घरों को लौटने लगे थे, तभी सकलैन खान ने सरसरी अंदाज में हमसे पूछ लिया था कि हम कहां से तशरीफ लाए हैं। पलवशा ने फौरन अपना और मेरा तारुफ करवाया। हम शामून से आए हैं। हाजी अरसलान गुल मेरे चचा जान हैं। उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए उसने मेरे हाथ अपनी माजरत भिजवाई है और ये मेरे दोस्त हैं, इनका ताल्लुक मर्दान से है। सकलैन खान के चेहरे पर सोच के आसार नमूदार हुए। हाजी अरसलान, और फिर वो इस बात में सर हिलाते हुए कहने लगा, अच्छा शामून वाले हाजी अरसलान गुल साहब, वैसे क्या हुआ उन्हें? तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं? वो बोली, नहीं चचा जान, अब काफी बेहतर है, लेकिन सफर करने के काबिल नहीं है। वो बोला, चलो वापसी पर मेरी जानिब से पूछ लेना, शादी के हंगामे निपटा कर शायद मैं शामून का चक्कर लगा लूं। वो खुश दिली से मुस्कुराई, जरूर चचा जान, आपको हमेशा खुशामदीद कहा जाएगा। वो बोला, ठीक है आप लोग आराम करो। वो उठकर बैठक के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गया
मुहाफिजों ने उसको 3 अतराफ से घेर लिया था। उसके दूर जाते ही मैंने पलवशा से पूछा, ये हाजी अरसलान गुल कौन है? वो मुस्कुराई, पता नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब पता नहीं? वो बोली, मतलब ये कि मैंने फर्जी नाम लिया है और सकलैन खान जैसे बड़े सरदारों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो छोटे छोटे लोगों को उनके नाम से याद करते फिरें। मैंने परेशान होकर कहा, मरवा न देना। वो शोखी से बोली, नहीं, तुम्हें मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता और मैं भी कबील खान की हलाकत के बाद तुमसे निपटूंगी। मैं चिढ़कर बोला, बकवास करने का कोई मौका हाथ से जाने न देना। वो बोली, तुम्हें ये बकवास लग रहे हैं, इस खबीस को मरने दो, फिर पता चल जाएगा। फजूल औरत कहकर मैं सोने के कमरे में चला गया। वहाँ हर कमरे में 5-6 आदमी सोए हुए थे। हम दोनों भी एक कमरे में घुसकर सो गए। अगले रोज सूरज उभरते ही शादी के हंगामे शुरू हो गए थे। सकलैन खान का बेटा दिलदार खान ऊंचे लंबे कद का पुर्रोब नौजवान था। छोटी दाढ़ी और कंधों पर बिखरी हुई घनी जुल्फें उसकी वजाहत में इजाफा कर रही थी। गवैये ने रात को आना था। रात 12 बजने के बाद नाचने गाने वाली तवाइफों का प्रोग्राम था, लेकिन ये महफिल चीदा चीदा मखसूस अफराद के लिए थी। हम दोनों की कोशिश यही थी कि इस महफिल में बैठने की इजाजत हासिल कर सकें। 9-10 बजे पश्तो के खूबसूरत साज साउंड सिस्टम पर बजने लगे। देखते ही देखते मनचले नौजवान इन खूबसूरत धुनों पर नाचने लगे। पलवशा मेरे साथ ही बैठी थी। उस वक्त मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब मैंने उसे नाचते हुए नौजवानों का रुख करते देखा। पिस्तौल वो मेरी गोद में फेंक गई थी। अगले ही लम्हे वो थिरकते हुए उनमें शामिल हो गई। उसके बदन की लचक, हाथ पांव की हम आहंगी, खूबसूरत अंदाज में दायरे में चक्कर काटना एक अजीब खुशकुन मंजर था। देखने वाले उसे एक नौखेज लड़का ही समझ रहे थे। ये तो सिर्फ मैं जानता था कि वो लड़की है और इस वजह से मुझ पर उसका नाचना कुछ ज्यादा ही असर कर रहा था। कई बार मैंने उसके बदन से नजरें चुरा कर दाएं बाएं देखने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। थोड़ी ही देर में तमाम लड़कों ने पलवशा के लिए मैदान खाली कर दिया था। उसके मशहूर कुन डांस ने जल्द ही तमाम की तवज्जो अपनी जानिब समेट ली थी। वो काफी देर तक नाचती रही। शौकीन हजरात ने बेतहाशा पैसे फेंकने शुरू कर दिए, जिन्हें समेटने के लिए मकामी मिरासी मौजूद थे। वक्त जैसे थम गया था। धुन बदलते ही उसके हाथ पांव और दरमियानी बदन की हरकत भी तब्दील हो जाती। काफी देर गुजर गई, शायद वो थकना जानती ही नहीं थी। ये बात तो मुझे उससे लड़ते वक्त भी मालूम हो गई थी कि उसमें बला की जान है। घंटा 1.5 घंटा मुसलसल नाचना कितना मुश्किल है, इस बारे में वही जानते हैं जिनका ये पेशा है। मैं तो बस अंदाजा ही लगा सकता था। उसका डांस खत्म होते ही हा हू का शोर मच गया। वो सीधा मेरे पास पहुंची। पसीना धारों की सूरत में उसके चेहरे और गर्दन पर बह रहा था, लेकिन उसका सांस बिल्कुल हमवार था। दिलदार खान भी उसका डांस बड़े शौक से देखता रहा था। उसे वापस आते देखकर वो अपनी जगह से उठा और जेब से कई बड़े नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, शाबाश जवान, दिल खुश कर दिया। पलवशा ने निहायत इत्मीनान से उसके हाथ से तमाम नोट लेकर अपनी जेब में डाल लिए। मैंने कहा, वैसे यही कारोबार कर लो, काफी कमाल होगी। चारपाई पर वो मेरे साथ अकेली ही बैठी थी, इसलिए मैंने उसे मतून करने का मौका हाथ से जाने न दिया। बोली, अच्छा मशवरा है, लेकिन पहले कबील खान और तुम्हें कत्ल कर दूं, फिर इस बारे में सोचूंगी। न जाने क्यों मुझे उसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। बोली, ये जो फौजी होते हैं ना, नौकरी पर आते ही अक्ल घर छोड़ाते हैं। बेवकूफ इंसान रात की खुसूसी महफिल में शमूलियत के लिए जमीन हमवार कर रही थी। अब दुल्हे मियाँ को मेरा नाचना पसंद आ गया है। यकीनन वो मुझे और मेरे दोस्त को खुसूसी महफिल में शमूलियत का परवाना अता करेगा। मेरी नागवारी और गुस्सा उसे भी महसूस हो गया था, और अजीब बात यह कि अपने अमल की तौजीह में उसने 1 मिनट की देर नहीं लगाई थी। मुझे उसकी बात पर यकीन था, लेकिन इसके बावजूद हुज्जत करने से मैं बाज नहीं आया। सच कहो, तुम इसीलिए नाचने गई थी? वो बोली, हाँ मुझे मालूम था कि तमाम मेरी जानिब मुतवज्जे हो जाएंगे। खूबसूरत लड़के यहाँ किसी भी तरह लड़कियों से कम अहमियत नहीं रखते। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, बड़ी आई खूबसूरत। लेकिन ये तंज मेरे हल्क से नीचे नहीं उतर सका था। उसका चेहरा किसी तारीफ का मोहताज नहीं था। वो शोख लहजे में बोली, वो क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वैसे तुम यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, गोया इससे पहले किसी लड़की को नाचते नहीं देखा। मैंने कहा, ये तो सच है, मैंने कभी किसी लड़की को नाचते नहीं देखा, मगर तुम लड़की कब हो? इत्मीनान भरे अंदाज में बोली, सही कहा। और उसने मेरी गोद में पड़ी चादर उठाई और अपना पसीना पूंछने लगी। मैं तल्ख होता हुआ बोला, कितनी बार मना किया है कि मेरी चीज को बगैर पूछे इस्तेमाल न किया करो। वो बोली, जिस दिन दिल से कहोगे नहीं करूंगी। और मैं अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाता हुआ दूसरी जानिब मुतवज्जे हो गया। यूं भी वो इंतहाई दर्जे की ढीठ थी। मेरा पिस्तौल इधर करो। पसीना साफ करके उसने मेरी जानिब हाथ बढ़ाया और मैंने खामोशी से ग्लॉक उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरे पास उस वक्त पलवशा की SMG मौजूद थी। चाइना की बनी हुई फोल्डिंग बट वाली गन थी। सरदार वाला बरेटा मैं कमांडर नसरुल्लाह की बैठक में ही छोड़ आया था। दोपहर के खाने के वक्त ढोल बाजे को खामोशी नसीब हुई।
नमाज ज़ोहर के बाद एक बार फिर तैयारियां होने लगी। यूं भी धूप से बचने के लिए बड़ा शामियाना लगाया गया था। पलवशा खाना खाकर कहीं गायब हो गई थी। न मैंने पूछा था कि कहाँ जा रही हो, न उसने बताने की जहमत की। मैं वही कमरे में तकिए से टेक लगाकर चारपाई पर ढेर हो गया। शादी का असल हंगामा नमाज असर के बाद ही शुरू होना था। घंटे डेढ़ घंटे बाद मुझे पलवशा की सूरत नजर आई। उसने कमरे के दरवाजे से झांक कर अंदर निगाह दौड़ाई और मुझे तकिए से टेक लगाए देखकर अंदर घुस आई। यकीनन मेरी तलाश में उसने दूसरे कमरों में भी झांका होगा। मेरे साथ चारपाई पर बैठते हुए वो संजीदा लहजे में बोली, एक बुरी खबर है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे मुंह से पहले कभी कोई अच्छी खबर सुनी ही नहीं और कमरे में तमाम चारपाइयां खाली पड़ी हैं। मेरे साथ बैठना जरूरी था। बोली, तुम्हें खुश करने के लिए बैठती हूँ। मैंने कहा, तुम जितनी दूर होती हो मैं उतना खुश होता हूँ। उसने मुंह बनाया, झूठ बोलना भी नहीं आता। मैंने कहा, तुम्हें तो आता है ना, यही काफी है। वो बोली, अच्छा जो मैं खबर लाई हूँ वो सुनो। उसने डांटने के अंदाज में कहा। मेरे पास से उठने की कोशिश उसने नहीं की थी। मैंने कहा, फरमाओ। वो बोली, वो खबीस शादी में शिरकत के लिए नहीं आ रहा। मैंने बदमज़गी से पूछा, क्या? बोली, सही कह रही हूँ, मैंने मुकम्मल छानबीन की है, वो इस वक्त अफगानिस्तान में है। मैंने कहा, तो फिर वापस चलना चाहिए। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरे जहन में एक और तजवीज है। मैंने पूछा, क्या? बोली, सकलैन खान एक तगड़ी आसामी है और मैं चाहती हूँ कि कबील खान और सकलैन खान के दरमियान थोड़ी बहुत चपकलिश पैदा की जाए, जिसे बाद में हम बढ़ावा दे दें। मैंने कहा, और इससे हमें क्या मिलेगा? बोली, बहुत कुछ। उसका एक ताकतवर हलीफ एक हरीफ बन जाएगा। मैंने पूछा, तो ये चपकलिश पैदा कैसे होगी? वो बोली, एक तरीका है तो सही, अगर तुम हिम्मत कर सको। मैंने कहा, बोलती रहो। उसने बेबाक लहजे में तफसील बताते हुए कहा, कबील खान के लश्कर का एक अहम कमांडर अनारगुल यहाँ आया हुआ है और ये इंतहाई दर्जे का बदकिरदार शख्स है। कमीना औरतों से ज्यादा कमसिन लड़कों में दिलचस्पी रखता है। अगर मैं दोपहर की तरह नाचते हुए खुद को सस्ता बनाकर पेश करूं तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो मुझे छेड़ने से बाज आ जाए। वो लामहाला मुझे छेड़ने की कोशिश करेगा, उस वक्त मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी और तुम फौरन गैरत का मुजाहरा करते हुए उसके सर में गोली उतार देना, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इस तरह गैरत खाकर गोली चलाना भी कोई नई बात नहीं है। इस तरह हंगामा तो होगा लेकिन उसका नतीजा हमारे हक में निकलेगा। सबसे बढ़कर हम सकलैन खान के मेहमान हैं और अपने मेहमानों को वो किसी सूरत कबील खान के आदमियों के हवाले नहीं करेगा। मैं गहरे तंज से बोला, गोया अब तुमने कबील खान के कत्ल से पहले मुझे मरवाने का मंसूबा सोच लिया है। वो मुझे हौसला देते हुए बोली, राजा कुछ भी नहीं होगा, तुम हिम्मत तो करो। मैंने कहा, और तुम इतनी हूर परी कब से हो गई हो कि तुम्हें देखकर अनारगुल जैसी गंदी ज़हनियत का आदमी आप से बाहर हो जाए। वो इत्मीनान से बोली, जिस बात में तुम्हें शक नहीं उस पर सवाल मत उठाओ। मैंने कहा, अच्छा अगर मेरे गोली चलाने के बाद उसके आदमियों ने भी फायर कर दिया तब सकलैन खान किस जादू से मेरी जान बचाएगा? और तुम्हारी आंखों में तो मैं यूं भी खटक रहा हूँ। वो बोली, अनारगुल कबील खान नहीं है कि उसके दाएं बाएं मुहाफिज मौजूद होते हों। बाकी कबील खान के जो आदमी शादी में शिरकत के लिए आए हुए हैं उनमें से कोई किसी वजह से अनारगुल की इतनी तरफदारी नहीं करेगा कि तुम पर गोली चला दे। अलबत्ता कबील खान जरूर इस बात को बुनियाद बनाकर सकलैन खान से हमारा मुतालबा कर देगा और उस वक्त सकलैन खान चाहकर भी हमें कबील खान के हवाले नहीं कर पाएगा क्योंकि हम उसके पास नहीं होंगे, जबकि कबील खान यही समझेगा कि सकलैन खान ने उसके मुजरिमों को पनाह दे रखी है या उन्हें कहीं दूर भिजवा दिया है। मैं लगी लिपटी रखे बगैर बोला, वैसे मैं अभी तक यही समझता आ रहा था कि ख्याली पुलाव सिर्फ शेख चिल्ली ही पकाता रहा है। आज ये गलत फहमी दूर हो गई है। बेवकूफ, कबील खान जैसे लोगों के नजदीक अपने आदमियों की अहमियत उस वक्त तक होती है जब तक वो जिंदा हों। उनके लिए वो सकलैन खान जैसे सरदार से झगड़ नहीं सकता। दूसरा, ये फिल्मी तरीके अपने पास रखो, फिलहाल मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। वो अज़म से बोली, मैंने आज अनारगुल को ठिकाने लगाना है और ये मैं तय कर चुकी हूँ। मैंने पूछा, वजह? वो बोली, मेरे भाई ने जब बाजी को बचाने के लिए गाड़ी में सवार होने की कोशिश की थी तब यही कमीना था जिसने भाई को लात मारकर गाड़ी से नीचे गिराया था और नीचे गिरते ही पत्थर उसके सर में लगने से वो जिंदगी की बाजी हार गया था। मैंने कहा, तो ये काम बाद में नहीं किया जा सकता? वो बोली, नहीं, मैं इस गलीस को गंदा करके हलाक करूंगी। मैं चाहती हूँ जब लोगों तक उसकी हलाकत की वजह पहुंचे तो वो उस पर थू थू करें और जब ये एक नौखेज लड़के को इतने हुजूम में छिड़ेगा और उस लड़के का दोस्त उसके भेजे में गोली उतारेगा, यकीनन ये एक गंदी और काबिल मलामत मौत होगी। मैंने कहा, ठीक है, अपने किसी दोस्त को बुला लो, मैं यूं भी तुम्हारी दोस्ती का दावेदार नहीं हूँ। वो बोली, देख लो राजा, हम दुश्मन सही पर कबील खान की मौत तक साथी हैं। किसी वक्त तुम्हें भी मुझसे काम पड़ सकता है। मैंने कहा, तुम्हें काम बताने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। बोली, खैर, तुम्हारे मरने की ख्वाहिश तो मैं जल्द पूरा कर दूंगी। बहरहाल इतना तो कर सकते हो ना कि यहाँ मौजूद रहो। मैंने कहा, मौजूद हूँ, लेकिन मुझसे किसी मदद की तवक्को न करना। तुम जैसी लड़की के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। वो बोली, देखो, मुझे बतौर लड़की मुखातिब न किया करो। जब तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे लिए फकत एक लड़का हूँ तो बराहे मेहरबानी मुझे पलू खान ही कहा करो। मैंने कहा, तुम खुद मुझसे बातें करते वक्त लड़की के अंदाज में बात करती हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? बोली, अब नहीं करूंगी।
मैंने भी तुर्की ब तुर्की कहा, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है मोहतरम। ढोल और शहनाई की आवाज बुलंद होते ही उसने कहा, चलो बाहर चलते हैं, शादी का हंगामा शुरू हो गया है। और मैं उसके हमरा कमरे से बाहर निकल आया। बैठक के खुले सहन में सैकड़ों लोग मौजूद थे और मजीद लोगों की आमद जारी थी। एक बड़ी चारपाई पर सकलैन खान तकियों से टेक लगाए बैठा हुआ था। उस चारपाई पर खूबसूरत चादर बिछी हुई थी। 2-3 और चारपाइयां भी उसी अंदाज में सजा कर रखी गई थी और उन पर साहिब हैसियत लोग बैठे हुए थे। एक चारपाई पर सकलैन का बेटा दिलदार खान अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा मूंछों को ताव दे रहा था। मैं और पलवशा बैठने के लिए जगह देखने लगे। एक चारपाई पर थोड़ी सी जगह खाली थी। मैं उसी की तरफ बढ़ गया। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं आ रही। पीछे मुड़कर देखा तो वो एक मर्द के साथ खड़ी कोई बात कर रही थी। मैं चारपाई पर बैठ गया। 2-3 मिनट उसके साथ बातें करने के बाद वो मेरी तरफ बढ़ाई। मेरे बाएं हाथ चारपाई पर एक उधेड़ उम्र का बारिश मर्द बैठा था। हमारे दरमियान बहरहाल इतना खला मौजूद था जिसमें वो आसानी से समा सकती थी, लेकिन वहाँ बैठने की बजाय मुझे उस मर्द की तरफ धकेलते हुए वो मेरे दाएं जाने बैठ गई। एक बात मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की थी कि वो बैठते वक्त कोशिश करती है कि मेरे अलावा किसी और के साथ न बैठे। यूं भी किसी और के साथ बैठने से दूसरे को शायद उसके बदन का गुदाज मालूम हो जाता कि वो लड़का नहीं है, लेकिन फिर मुझे अपनी इस बात में वजन नजर आया, क्योंकि सरदार की मौजूदगी में भी उसकी कोशिश यही होती थी। हालांकि वो उसे दिल से अपनी बहन समझता था। कभी कभी मुझे सरदार की बात पर यकीन आने लगता कि पलवशा मुझ में दिलचस्पी ले रही है। बहरहाल कुछ भी था, मैं अब इस राह खारजार पर अपने कदम नहीं बढ़ा सकता था। यूं भी पलवशा लड़की से ज्यादा लड़का थी और ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो लड़की होते हुए लड़कों का भेष बनाए। गो पलवशा इस ज़िम्न में मजबूर थी, लेकिन मुझे फिर भी उसकी इस आदत से चिढ़ थी। मेरे साथ बैठते उसने मुझे कोहनी से टहूका देते हुए कहा, वो लाल टोपी वाला आदमी नजर आ रहा है। हमारे बाएं जानिब 2 चारपाइयां छोड़कर बैठते हुए एक आम सी शक्ल के पुख्ता उम्र मर्द की तरफ मुतवज्जे किया, जिसकी शक्ल पर फिटकार बरस रही थी। हमारा रुख उस वक्त जुनूब की तरफ था, जबकि अनारगुल जिस चारपाई पर बैठा हुआ था उसका रुख मगरिब की तरफ था। मैं पूछने लगा, यही अनारगुल है? बोली, हाँ, और देखो किस तरह सफेद कपड़ों वाले नौउम्र लड़के को हवसनाक निगाहों से घूर रहा है। उसने ढोल की थाप पर नाचने वाले एक लड़के की जानिब इशारा किया, जो वहाँ नाचने वाले लड़कों और मर्दों में नुमाया नजर आ रहा था। इससे पहले कि वो उसकी बात का जवाब दे पाता, एक आदमी हमारे करीब पहुंचा और पलवशा को मुखातिब करके कहा, सरदार ज़ादा दिलदार खान दे गोड़ी, छोटे सरदार ज़ादा दिलदार खान बुला रहे हैं। वो बोली, आता हूँ, और उसे कहकर वो मेरी जानिब मुतवज्जे हुई। लगता है सरदार ज़ादे को मेरा नाच कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, चले जाओ, कुछ खर्चा पानी ही बन जाएगा। बोली, मेरा खर्चा पानी तो खैर तुम्हारे जिम्मे है, अलबत्ता इस काम के लिए मैं खुद उठने वाला था, अब तो बहाना मिल गया है। ये कहकर वो सरदार ज़ादे दिलदार खान की जानिब बढ़ गया, जो अपने 3-4 दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ था। पलवशा के करीब जाने पर सरदार ज़ादा दिलदार खान ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया और उसकी पीठ पर थपकी देकर कुछ कहने लगा। पलवशा का सर ऊपर नीचे हिला और जवाबन सरदार ज़ादे को कोई बात कहकर मेरी जानिब पलट आई। बोली, सरदार ज़ादा मुझे नाचने का कह रहा है, मैंने कह दिया है कि अपने दोस्त से भी पूछ लूं, और ये कि मैं इस मकामी ढोल पर नहीं नाचूंगा। ये कहकर वो खुली जगह की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त ढोल बजाने वाले ने अपने हाथ रोक लिए। एक लम्हे के लिए माहौल में सुकूत छा गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।